बांग्लादेश से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि करीब 1 घंटे के बाद पहुंचेगा हादी का शव बांग्लादेश। सिंगापुर से ढाका पहुंचने वाला है हादी का शव। सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई थी और उसके बाद अब शव को वापस बांग्लादेश लाया जा रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा हुई है बांग्लादेश में। सड़कों पर देखिए किस तरह का दृश्य है बांग्लादेश में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब से 1 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि उस्मान हादी के शव को वापस बांग्लादेश लाया जाएगा। इलाज के दौरान उस्मान हादी की मौत हो गई थी सिंगापुर में और अब वापस बांग्लादेश शव को लाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर देखिए जहां पर भीड़ बड़ी संख्या में इकट्ठा है और सिर्फ ढाका ही नहीं, बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा हुई है, उसकी जानकारी भी आ रही है। और हादी का शव आने से पहले बेकाबू हो गया बांग्लादेश। ढाका की सड़कों पर इस वक्त लाखों की भीड़ दिख रही है। वो विजुअल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत के खिलाफ जिहादियों की नारेबाजी वहां पर हो रही है। ढाका के शाहबाग में जिहादियों की भीड़ जुटी है और भारत के खिलाफ, भारतीय मीडिया संस्थानों के खिलाफ लगातार ये भीड़ नारेबाजी कर रही है। आरोप ये लग रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने वहां पर इस आंदोलन को इंस्टिगेट किया। और ढाका की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से बयानबाजी, नारेबाजी होती हुई, प्रदर्शन होता हुआ। लाखों की भीड़ में वहां लोग जुटे हुए। और जुमे के बाद ढाका में जुटे हजारों लोग। बैतुल मुकर्रम में जुमे के बाद ये प्रोटेस्ट हुआ है और उस्मान हादी की मौत के खिलाफ उतरे हैं जिहादी। बांग्लादेश सरकार ने शांति की अपील की है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दरअसल जो शनिवार को हिंसा हुई उसके बाद ये हालात और ज़्यादा गहराते नजर आ रहे हैं। और अब देखिए किस तरह से पूरा मसला 1 हफ्ते में काफ़ी बढ़ गया है। जुमे के बाद ढाका में जुटे हैं हज़ारों लोग। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। सिंगापुर से ढाका पहुंचेगा उस्मान हादी का शव और उससे पहले किस तरह ये तस्वीरें ढाका के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। बैतुल मुकर्रम में जुमे के बाद प्रदर्शन हुआ है। उस्मान हादी की मौत के खिलाफ उतर गए हैं ये सारे जिहादी और बांग्लादेश सरकार ने इस दरमियान शांति की अपील की है। एक नेता की अंतिम विदाई से पहले ही सड़कों पर उन्माद उतर आया है। जनाजे से पहले ही भीड़ ने शोक नहीं, कट्टरपंथ का रंग दिखा दिया है। नारेबाजी, उग्र चेहरे और माहौल लगातार बिगड़ता हुआ दिख रहा है। सवाल ये नहीं है कि विदाई किसकी है, सवाल ये है कि इतनी बड़ी भीड़ अचानक कैसे जुट गई। क्या ये अपने आप हुआ है या किसी ने इसे सड़कों पर उतारा है? शोक के नाम पर क्या ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या जनाजा एक राजनीतिक संदेश देने का मंच बन गया है? बांग्लादेश में बढ़ती अव्यवस्था और अराजकता के पीछे कौन है? कौन माहौल को जानबूझकर गरमा रहा है? किसके इशारे पर भीड़ को भड़काया जा रहा है? आज बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये शांति की कोशिश है या उन्माद की साजिश। बांग्लादेश में कट्टरपंथ में कैसे बदल रहा है लोकतंत्र, उसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी, बांग्लादेश में अमेरिकी एम्बेसी का पोस्ट सामने आया है। कल दोपहर हादी का नमाज जनाजा होगा, ये बताया गया है। ढाका में कल एक बार फिर भारी भीड़ इकट्ठा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की ऐसे में सलाह दी गई है। भीड़ और प्रदर्शन के बीच न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि आज अभी तक नहीं पहुंचा है वापस शव। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि 1 घंटे के बाद पहुंचेगा शव उस्मान हादी का, तो क्या इस वजह से अब कल नमाज जनाजा होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या उस्मान हादी इतने बड़े नेता थे जिसके लिए अमेरिकन एम्बेसी ने एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट जैसे उसके लिए लिखा है और उसमें बड़े विस्तार से उस्मान हादी के बॉडी के आने और उसके नमाज जनाजा के लिए जैसे पूरी डिटेल दी गई है। भले ही ये बहाना बनाया गया कि ट्रैफिक इशू है और इसलिए अमेरिकन नागरिक भी सावधानी बरतें, जबकि पूरे प्रोटेस्ट में किसी भी अमेरिकन के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की बात सामने नहीं आई है। तो जाहिर है कि बड़ा है और इसमें अमेरिकन एम्बेसी के 2 पोस्ट इस पर सवालिया निशान उठते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी का इंटेंशन क्या है और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आरोप लगातार लग रहे हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, तो अमेरिकन एम्बेसी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और बहुत कुछ वहां से भी रचा जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर सबको ध्यान रखना होगा कि दंगाइयों का निशाना इंडियन हाई कमीशन है। तो अगर इंडियन हाई कमीशन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो जाहिर है, चाहे वो अमेरिकन एम्बेसी हो या पाकिस्तान हो, इन सब की जवाबदेही फिर बनेगी। दूसरी बात है कि जहां तक उस्मान हादी के बॉडी के अंतिम संस्कार का सवाल है, तो इसे भी एक इवेंट के तौर पर प्रायोजित किया जा रहा है ताकि जिसे अब तक यूनुस सरकार फ्रिंज एलिमेंट कह रही थी, उन सबको
एकजुट किया जाए, उनके इमोशंस का यूज किया जाए और फिर उसे एंटी इंडिया नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। सुमेरा जी, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। करते हैं आज की एक और बड़ी इंटरनेशनल खबर का। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान, साल के अंत तक बड़ी सफलता मिलेगी, हम विरोधियों को पीछे धकेल रहे हैं। पुतिन ने यह बात कही है एक इंटरव्यू में। हमारी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, लेमन पर कब्जा जल्द होगा, यह कहा पुतिन ने। साउथ लेमन एक्सिस में फौज बढ़ रही है, यह कहा है पुतिन ने। पुतिन ने जेलेंस्की पर तंज कसा है। जेलेंस्की एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की छिपे हुए क्यों हैं। पुतिन कह रहे हैं कि जेलेंस्की कुपियांस्क क्यों नहीं जा रहे। और अब आप समझिए कि पुतिन का यूक्रेन विजय प्लान क्या है। दरअसल रूसी सेना पूरे फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना को हर जगह पीछे धकेला जा रहा है। दुश्मन को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ साल के अंत तक और सफलताएं मिलेंगी, इस बात की संभावना पुतिन की तरफ से प्रबल की जा रही है। मौजूदा हालात ऑपरेशन के लिए अनुकूल है, ऐसा भी पुतिन मानते हैं। कब्जे का दावा क्या किया जा रहा है। क्रास्नो आर्मियस का 100% कब्जे का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा क्रास्नी लीवन की बात की जाए तो वो भी 100% कब्जे में है, ऐसा माना जा रहा है। रूस के गुलियाल पोल भी 50% तक कब्जे में है। कब्जे में अब अगला जो इलाका है वो है दिमित्रोव को 50% कब्जा किया गया है। मजबूत स्थिति कहां पर है इस वक्त रूस की, और पुतिन क्यों कॉन्फिडेंट है, उसमें सबसे पहला इलाका है कोस्त्यानिती नीवका सेवरिस्क इलाका। इसके अलावा जेलेंस्की को खरी कहां पर झेलनी पड़ी है वो है कुपियांस्क पर। जेलेंस्की का वीडियो फर्जी आया है। कुपियांस्क उनके पास तो घुस कर देंगे जवाब, अब वो ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुपियांस्क पर जेलेंस्की नाटक कर रहे हैं। पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि रूस पर वेस्ट के बैन का कोई असर नहीं हुआ है। रूस में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी है। पुतिन ने बताया कि इस साल रूस में महज 2.2 ही है बेरोजगारी की दर। रूस का फॉरेन रिजर्व $741 बिलियन है। पिछले 3 साल से 9.7% से ज्यादा की जीडीपी भी है। तो वो तमाम प्रतिबंध जो वेस्ट की तरफ से लगाए गए, पश्चिम की तरफ से लगाए गए रूस पर, उनका कोई असर नहीं हुआ है, ये बताया आज पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो पुतिन का आरोप यूरोपियन यूनियन डकैती कर रहा है। संपत्ति फ्रीज करने पर यूरोपियन यूनियन पर भड़के पुतिन। यूरोपीय यूनियन फेल हो गया। यूरोपियन यूनियन को पता है नतीजे अच्छे नहीं होंगे, ये कहा पुतिन ने। तो पुतिन ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाखों सवाल आए थे। वहां पर उन्होंने जेलेंस्की को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि नया साल हमारे लिए अच्छा होगा, नए साल में हम जीत का जश्न मनाएंगे। और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो फेल हो गया है और डकैती कर रहा है। उधर 1xBet बैटिंग ऐप केस में ईडी ने बड़ा एक्शन किया है। ईडी ने 7,93,00,000 की संपत्ति अटैच की है। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला की संपत्तियां अटैच की गई हैं। सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और नेहा शर्मा की प्रॉपर्टीज भी अटैच हुई हैं। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। रॉबिन उथप्पा की 8,26,000 की, उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ से ज्यादा की। ये संपत्ति हालांकि इनकी मां के नाम पर थी। सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख की, अंकुश हजारा की 47 लाख करीब और नेहा शर्मा की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। ये 1xBet बैटिंग ऐप से जुड़ा मामला है, जहां पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए कई बड़े नाम, कई सेलिब्रिटीज, कई क्रिकेटर्स की संपत्तियां अटैच की। और जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए ये मामला क्या है, इन स्टार्स पर आरोप क्या है और क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए 1x बैटिंग ऐप को लेकर लगातार ईडी अपनी तफ्तीश कर रही थी। इस मामले में इससे पहले युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, इसके अलावा उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, इन सभी से ईडी घोटाले के अंदर इस बैटिंग ऐप को लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। हाल ही में ईडी की तरफ से जो रॉबिन सुरेश रैना थे उनकी तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की गई थी। इसके अलावा शिखर धवन की 4.5 करोड़ रुपए की। लेकिन अब युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हजारा और नेहा शर्मा, इन सभी की तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो ईडी की तरफ से अटैच की गई है इस केस के अंदर।
क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जांच में सामने आया कि जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है ये तमाम प्रॉपर्टी दरअसल अपराध से अर्जित आय है, यानी कि जो इन्होंने इस 1x बैटिंग ऐप को प्रमोट किया था सोशल मीडिया पर, उसकी एवज में जो उन्हें विदेशों से गलत तरीके से पैसा मिला, उस पैसे से तमाम प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो ऐसे में ये अपराध से अर्जित आय है, तो इसको फिलहाल अटैच कर दिया गया है। आने वाले वक्त में कुछ और प्रॉपर्टीज है जो अटैच की जा सकती है इन तमाम लोगों की। अब तक तकरीबन 19.5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो इस पूरे मामले को लेकर 1x बैटिंग ऐप को लेकर अटैच की जा चुकी है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आज संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर और सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की चाय पर चर्चा की बात हुई और बैठक में प्रियंका गांधी सहित कई पार्टियों के सांसद मौजूद रहे। तस्वीरें संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के मौके पर स्पीकर ओम बिरला की दी हुई टी पार्टी की हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने चैम्बर में कई पार्टी नेताओं और लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी सांसदों ने एक साथ चाय पी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। पीएम के अलावा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ललन सिंह, चिराग पासवान, एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव, एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले के साथ साथ कई दलों के सांसद मौजूद रहे। टी पार्टी के दौरान सांसदों ने हंसी मजाक के पल भी शेयर किए। राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बीच ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। सत्ता पक्ष के साथ असहमति होना राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब बात परंपरा और सम्मान की होती है तब सभी दल एकजुट दिखते हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल के नादिया में कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल पश्चिम बंगाल के नादिया में रैली होनी है। इसे लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। कल नादिया में रानाघाट के ताहिरपुर के नेताजी पार्क मैदान में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी कल सुबह करीब 10:30 बजे नादिया पहुंचेंगे। रैली को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उनके प्रचार अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। रैली में जिला और राज्य के नेताओं के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आम लोगों के बैठने के लिए भी सैकड़ों कुर्सियां लगाई गई हैं। वायुसेना हेलीपैड पर हवाई परीक्षण कर रही है और पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा और रैली को लेकर अंतिम दौर की तैयारियां कर रही है। राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। नादिया और नॉर्थ 24 परगना को मतवा बाहुल क्षेत्र माना जाता है। और यूपी में कफ सिरप मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अभियुक्तों की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कफ सिरप केस में अभियुक्तों की तरफ से याचिका की गई थी गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अभियुक्तों की इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कफ सिरप मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पहली बार इस सवाल को लेकर जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के लगाए आरोपों पर कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनमें से कुछ के संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। और हिजाब विवाद में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। नियुक्ति पत्र देके
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हिजाब खींचने को लेकर जारी सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नीतीश कुमार के विरोध में श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को लेकर श्रीनगर में एफआईआर दर्ज कराई है। मामला लाल चौक के कोठीबाग थाने में दर्ज किया गया है। अगर एक चीफ मिनिस्टर कानून को अपने हाथ में लेके ऐसे कानून तोड़ता है तो साधारण जो नागरिक है वो देख के, अगर जो कम्युनल होगा, हमने खुद देखा जब नीतीश साहब ने किया, कितने वीडियोस तब से आ रहे हैं, पीपल आर पुलिंग आउट द हिजाब्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। So this is not done. Just because you're the chief minister does not give you the right कि आप हमारे हिजाब या नकाब को छुएं। इसके अलावा पीडीपी नेता ने कहा, माफी मांगने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री और सहयोगी बीजेपी नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और इस कृत्य को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपी के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को सलामी देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। वीडियो काफी वायरल हुआ, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने एसपी बहराइच से मामले पर जवाब मांगा है। पुलिस लाइन में भागवत कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस की ओर से सलामी देने का वीडियो वायरल होने पर विवाद बढ़ गया है। विवाद बढ़ता देख डीजीपी राजीव कृष्णा ने मामले में पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। यूपी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परेड ग्राउंड के अनाधिकृत उपयोग का पुलिस महानिदेशक महोदय ने संज्ञान लिया है। पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस ट्रेनिंग, अनुशासन और आधिकारिक समारोह हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले पर सोशल मीडिया के जरिए तंज किया और कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त हो तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। वीडियो अक्टूबर महीने का बताया जा रहा है, जब पुलिस लाइन मैदान में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में एक आदिवासी महिला को किडनैप कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप की इस घटना में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत मेंबर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़िता का इलाज जारी है। पीड़िता की लिखित शिकायत के मुताबिक उसे खगराघाट इलाके से ले जाया गया और बहरामपुर पुलिस स्टेशन के निश्चिंतपुर गांव के एक घर में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि इस दौरान कई बार उसके साथ गैंगरेप किया गया और मारपीट भी की गई। शिकायत के आधार पर बहरामपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इमानुल शेख और राजीबुल शेख शामिल हैं। दोनों बहरामपुर पुलिस स्टेशन के निश्चिंतपुर गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किया गया राजीबुल शेख पहले एक मर्डर केस में शामिल था और पंचायत मेंबर इमानुल शेख अब तृणमूल पार्टी में शामिल हो गया। इसके खिलाफ भी कई केस हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस घटना में कोई और शामिल है या नहीं। और दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया है। सुबह 2 बड़े प्राइवेट स्कूलों को धमकी भरा हॉक्स ईमेल मिला। धमकी भरा हॉक्स मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और स्कूल परिसरों में सर्च ऑपरेशन चलाया। नोएडा के जिन 2 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, उनके नाम हैं शिव नादर स्कूल और एमटी इंटरनेशनल स्कूल। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन को 19 दिसंबर की सुबह ईमेल के जरिए बम धमाके की सूचना मिली। इसके बाद बिना देरी किए स्कूल प्रबंधन ने नोएडा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों स्कूलों को खाली कराया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि धमकी भेजने वाले ईमेल की जांच जारी है। साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है और मेल के सोर्स और आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली के द्वारका में हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया और मारपीट की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये रिपोर्ट देखिए।
ऐसा लग रहा है जैसे इस मैदान में संग्राम छिड़ा है। कोई थप्पड़ों की बरसात कर रहा है, कोई डंडे बरसा रहा है, तो कोई बेल्ट से मारपीट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सबके सिर पर खून सवार है। ये वीडियो दिल्ली के द्वारका इलाके का है, जहां सेक्टर 10 के पास हुड़दंगियों के दो गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। देखिए, सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी है और कुछ लोग दो युवकों की पिटाई कर रहे हैं। एक तरफ लाल रंग की जैकेट में दिख रहा शख्स काले कपड़े में दिख रहे युवक की पिटाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली के खंभे के पास सफेद रंग की शर्ट में दिख रहे युवक की पिटाई की जा रही है। तभी लाल रंग की जैकेट में दिख रहा युवक भी बिजली के खंभे के पास जाता है और बेल्ट से सफेद शर्ट में दिख रहे युवक की पिटाई करने लगता है। उसकी इतनी पिटाई की जाती है कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। काफी देर तक सड़क के किनारे इसी तरह मारपीट हुई और ये हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगी। महाराष्ट्र के नागपुर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक सोलर प्लांट में पानी का टैंक अचानक फट गया। घटना में मौके पर मौजूद कई मजदूर इसकी जद में आ गए। ये हादसा नागपुर के बूटी बोरी इलाके में हुआ, जहां एक कंपनी में सोलर पैनल बनाने का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन वर्कर पानी की टंकी के पास काम कर रहे थे, तभी अचानक पानी का टैंक फट गया, जिसके कारण पानी टंकी के नीचे काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। आसपास मलबा बिखर गया और मजदूर उसमें दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस हादसे ने नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हलचल मचा दी है। मजदूरों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर समय रहते वाटर टैंक को चेक किया गया होता तो ये हादसा नहीं होता और मजदूरों की जान नहीं जाती। मुंबई में एनएसजी और मुंबई पुलिस की फोर्स 1 कमांडो ने एक मॉक ड्रिल की। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा तैयारियों को परखा गया। तस्वीरें मुंबई में की गई मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल के जरिए एनएसजी और मुंबई पुलिस के कमांडोज ने सुरक्षा तैयारियों को परखा। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इसी के तहत आर्थिक राजधानी मुंबई में एनएसजी ने एक मॉक ड्रिल की। इसका मकसद नए साल के मौके पर मुंबई के संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहना है। एनएसजी कमांडो के साथ इस ड्रिल में मुंबई पुलिस की फोर्स 1 कमांडो के जवान भी शामिल हुए। एनएसजी कमांडो और मुंबई पुलिस के कमांडो की ये ड्रिल करीब 48 घंटे चली। इस दौरान एयरपोर्ट समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मॉक ड्रिल की गई और अपनी सुरक्षा तैयारियों को परखा गया। अधिकारियों का मानना है कि अचानक बने हालातों से निपटने में इस तरह की ड्रिल काफी मददगार साबित होती है। और मुंबई के रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने बीपी रोड पर साई बाबा हॉस्पिटल के पीछे पारिजात बिल्डिंग में 7 लोगों को घायल कर दिया। मुंबई के इस इलाके में तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई है। देखिए कैसे मुंबई जैसे शहर के इस इलाके में तेंदुआ कूद फांद कर रहा है। तेंदुए के पारिजात बिल्डिंग कैंपस में घूमते हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में तेंदुआ बिल्डिंग कैंपस में इधर से उधर भागता हुआ नजर आ रहा है। तेंदुआ छतों के ऊपर छलांग लगाता और सीढ़ियों में घूमता नजर आ रहा है। तेंदुए का शिकार एक महिला भी हुई है। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ तालाब रोड स्थित पारिजात बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक घर में घुस गया। अचानक हुए इस हमले से बिल्डिंग के निवासियों में भगदड़ मच गई। तेंदुए ने घर के अंदर और बाहर मौजूद लोगों पर हमला किया, जिसमें एक युवती समेत कुल 7 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया। अब यहां से वन विभाग की टीम इस तेंदुए को रेस्क्यू कर जंगल में फिर से छोड़ेगी। इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम तेंदुए को काबू करने की जद्दोजहद में जुटी है। हरियाणा के कैथल में बाइक सवार अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने एक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां मारी। हरियाणा के कैथल जिले में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। जमीनी विवाद में यहां पर गांव पाई और जटेहड़ी में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सुबह करीब 10 बजे की है।
अभियुक्त वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पुंडरी में एक शख्स अपनी स्कूटी पर जा रहा था, तभी रास्ते में जठेड़ी गांव के पास 2 बाइक सवारों ने उसे गोली मार दी और उसके बाद आरोपी बाइक सवारों ने लगभग 5-6 किलोमीटर दूर गांव पाई में पहुंचकर लगभग 10 मिनट बाद चाचा वीर भान की भी बीच चौराहे गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों हत्याओं में करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी और लगभग 10 मिनट का अंतराल है। अभी फिलहाल इनके बीच में कोई तनाव नहीं था, लेकिन जमीनी रंजिश को लेके और इनका जो मर्डर हुआ है उसी को लेके ये मर्डर हुआ है। जो अक्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और तुरंत ही जितनी जल्दी होगा पुलिस इसको पकड़ लेगी। बताया जा रहा है कि साल 2012 में गांव पाई में जमीनी विवाद को लेकर एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें मृतक राजेंद्र को सजा भी हुई थी। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, बिल्कुल अलग दुनिया में दिखे वो नाम है लियोनेल मेसी। आपको दिखाते हैं कैसे मेसी ने वंतारा में पशुओं के साथ वक्त बिताया। मेसी जब वंतारा पहुंचे तो पशुओं के प्रति अपने प्रेम को रोक नहीं पाए। शेर के साथ मेसी के ये खास लम्हे देखिए। ऐसा लगा मानो मेसी के लिए ये उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से एक है। इसी तरह वंतारा में मेसी लगभग हर पशु के करीब गए, पशुओं के साथ फोटो खिंचवाई। मेसी यहाँ छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढते नजर आए। पशुओं के साथ उनका लगाव हर फ्रेम में साफ दिखा। अनंत अंबानी और मेसी दोनों ने वंतारा की सफारी की, यहाँ वन्य जीवों के साथ वक्त बिताया। मेसी को वंतारा का विजन भी दिखाया गया। यहाँ हर जानवर की देखभाल प्यार, धैर्य और समर्पण से होती है। मेसी को देखकर लगा ही नहीं कि वो यहाँ मेहमान हैं, बल्कि वो यहाँ के वातावरण और प्रकृति में रम गए। वंतारा में मेसी का ये सफर जाहिर तौर पर उनके लिए बेहद रोमांचक और मनोरंजक रहा और वो यहाँ से बेहद शानदार यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। और भारत में रोजगार को बढ़ावा देने और एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजीज में युवाओं को तैयार करने के लिए श्रम मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है। इससे भविष्य में नए उभरते क्षेत्रों के लिए भारत की वर्कफोर्स का एक बड़ा स्रोत बनेगा। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। नए उभरते क्षेत्रों में रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करने की योजना पर अमल भी किया जा रहा है। इसी के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया। इस समझौते के तहत रोजगार अवसरों को मजबूत करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करना शामिल है। समझौते के तहत मंत्रालय के एनसीएस यानी नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म से 15,000 से ज्यादा नियोक्ता और पार्टनर्स जुड़ेंगे, जिससे भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। डीजी सक्षम के जरिए लाखों युवाओं को प्रोडक्टिव टूल्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों के लिए काबिल बनाया जाएगा। आज भारत में 64.3% लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं, जो 2015 में मात्र 19% था। यानी 94 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने का लक्ष्य है। माइक्रोसॉफ्ट का साथ मिलने से रोजगार सेवाओं को ज्यादा आधुनिक और बेहतर अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।